हम हमारी क्लास जो हिंदी की पूर्ववर्ती चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे व्याकरण का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कक्षा 10 हेतु व्याकरण खंड का प्रथम टॉपिक जो है क्रिया के रूप में है और क्रिया किसे कहते हैं इस संबंध में हम परिभाषा को विस्तृत लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है और कार्य करने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं, या फिर परिभाषा के बतौर हम ये कह सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने करने या कराने का बोध होता है, उसे क्रिया कहा जाता है या क्रिया कहते हैं। जब किसी कर्ता द्वारा या व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्रिया कहते हैं, या किसी व्यक्ति वस्तु आदि की स्थिति का बोध होता है उसे भी हम क्रिया कहते हैं। सामान्यतः धातुओं के योग से क्रिया बनाई जाती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है और धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जा सकती है, जैसे चल धन्ना, लिख धन्ना, पढ़ धन्ना आदि। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया पद बनाए जा सकते हैं। जैसे परिभाषा के आधार पर हम उदाहरण लें तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, वह पढ़ रहा है। इन दो वाक्यों में यहां पर खेलना और यहां पर पढ़ना दो पद ऐसे हैं जिनसे पता चल रहा है कि कोई न कोई जो कार्य है वो हो रहा है, और ये शब्द ही वाक्य में ऐसे हैं जो कार्य होने का बोध करवा रहे हैं। इस वाक्य में बच्चों द्वारा खेलने का कार्य किया जा रहा है और यहाँ वह करता है जिसके द्वारा पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए इस वाक्य में खेलना और पढ़ना दो पद क्रियापद हैं। आगे बढ़ते हैं हम और क्रिया को विस्तार में लेते हैं। क्रिया के दो प्रकार से भेद किए जा सकते हैं, जैसे क्रम के आधार पर और दूसरा रचना एवं प्रयोग के आधार पर। क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया भेद नंबर 1, कर्म के आधार पर और नंबर 2, रचना एवं प्रयोग के आधार पर। पुनः हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया की। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है।
के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया का विस्तार करते हैं। सकर्मक क्रिया में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर स आया हुआ है और स का अर्थ होता है साथ या सही। स के बाद में यहाँ कर्म है, अर्थात जो क्रिया कर्म सहित है, जिसमें कर्म पाया जाता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये सामान्य अर्थ में। और परिभाषा के तौर पे हम बात करें तो वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। या यूं कहें कि जब क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण है मोहन पत्र लिखता है। अब इन उदाहरण के माध्यम से हम स्पष्ट कर रहे हैं इस वाक्य का कर्ता वह है। कर्ता क्रिया करने वाले को कहते हैं और कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उस पद को क्रियापद कहते हैं। यहाँ वह पढ़ता यानी कार्य किया जा रहा है, ये क्रियापद है। और क्रिया का फल जब कर्ता पर नहीं पड़ के कर्म पर पड़ता है, अर्थात क्रिया से जब हम प्रश्न करते हैं क्या का, वह क्या करता है, पढ़ता है या क्या पढ़ता है, तो उत्तर के रूप में जब कर्म का नाम आता है तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए पढ़ता है, क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अर्थात पुस्तक इसमें कर्म है और पुस्तक पर इसका प्रभाव पड़ने के कारण ये सकर्मक क्रिया है। वहीं दूसरे उदाहरण की हम बात करें, मोहन पत्र लिखता है। मोहन इस वाक्य का कर्ता है जिसके द्वारा लिखना क्रिया संपन्न की जा रही है। और मोहन क्या लिख रहा है, जवाब आ रहा है पत्र। तो ये कर्म है और कर्म उपस्थित होने के कारण ये सकर्मक क्रिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के भेदों की ओर। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, जैसे एक कर्मक, जैसा इसका नाम है, इसमें एक ही कर्म पाया जाता है, अर्थात एक कर्मक। सकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं, जिस क्रिया में एक कर्म उपस्थित हो, जिस क्रिया में एक कर्म हो उसे एक कर्मक
जैसे बच्चा दूध पीता है, वह क्रिकेट खेल रहा है। इन दोनों वाक्यों में पहले वाक्य की बात करें तो बच्चा दूध पीता है या पीना क्रिया है और इसके साथ में दूध कर्म उपस्थित है जो एक ही कर्म है, अर्थात ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया हुई। उसके पश्चात में वह क्रिकेट या खेलना क्रिया है और क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्रिकेट एक ही कर्म है और एक कर्म होने के कारण यह भी एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। उसके बाद में सकर्मक का दूसरा पार्ट है द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म उपस्थित होते हैं, एक कर्म सजीव होता है, दूसरा निर्जीव होता है। एक कर्म गौण होता है और एक प्रमुख होता है। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका एक कर्म सजीव होता है और दूसरा निर्जीव होता है। जो कर्म क्रिया के नजदीक होता है वह प्रमुख होता है और जो दूर होता है वह गौण होता है। एक के अभाव में वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। यहाँ एक कर्म सजीव होता है, इसका एक कर्म सजीव तथा दूसरा कर्म निर्जीव होता है। दूसरा कर्म निर्जीव होता है। एक कर्म को हटा दिया जाए तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। शीला ने मुन्नी को पुस्तक दी। इस वाक्य में शीला करता है जिसकी पहचान कारक चिन्ह नहीं करवा रहा है। उसके पश्चात कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह क्रिया है, देना क्रिया है इसमें। और उसके बाद में को कारक चिन्ह यहाँ आया है जो पहचान करवा रहा है। मुनि कर्म को, यानी ये कर्म हो गई मुनि। उसके पश्चात क्रिया से जब हम प्रश्न कर रहे हैं क्या दी, तो उसका जवाब आ रहा है पुस्तक। ये दूसरा कर्म हो गया। क्रिया के पास है तो प्रमुख कर्म ये है और गौण मुनि, अर्थात दो दो कर्म उपस्थित हैं और दो कर्म होने के कारण ही यहाँ पर द्विकर्मक है। द्विकर्मक
सकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण इसी प्रकार, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ पर अध्यापक कर्ता के रूप में, फिर पढ़ाना यहाँ पर क्रिया हो गई, और यहाँ पर छात्रों को कारक चिन्ह है जो पहचान करवा रहा है कि यहाँ पर छात्र कर्म है, और फिर क्या पढ़ाते हैं, क्रिया से प्रश्न तलब कर रहे हैं तो हिंदी जवाब आ रहा है, और ये एक और कर्म हो गया, और दो कर्म के होते ही ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। हमने परिभाषा में बात की थी कि इसके दो कर्म होते हैं, तो प्रथम वाक्य के अंदर यहाँ पर ये दो कर्म उपस्थित है, और दूसरे में भी ये दो कर्म उपस्थित हैं, तो यहाँ पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। दूसरी हमने ये बात कही थी कि इसमें एक कर्म सजीव तो दूसरा निर्जीव होता है। यहाँ पर देखिए मुन्नी और यहाँ पर छात्र, ये दो कर्म जो हैं सजीव हैं, और यहाँ पर दूसरे कर्म की बात करें और प्रमुख जो है यहाँ पुस्तक और यहाँ हिंदी, दो कर्म है दूसरे वाक्य में हिंदी और पहले में पुस्तक, ये दोनों कर्म जो है निर्जीव है और प्रमुख भी है क्योंकि ये क्रिया के पास आने वाले कर्म हैं। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कर्म के आधार पर दूसरे भेद की, अकर्मक क्रिया की। जैसा कि विद्यार्थियों अकर्मक नाम है और अ का अर्थ होता है अभाव या कमी, किसी चीज की या वस्तु की कमी जहां होती है वहां अ आता है। और यहाँ शब्द आया है कर्म, यहाँ शब्द आया है कर्म, कर्म के आगे अ जुड़ा हुआ है, यानी अभाव या कमी, किसकी कर्म का अभाव होता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। परिभाषा के रूप में जब क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर न पड़कर, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या यूं कहें कि जो क्रिया कर्ता तक सीमित रहती है, उसको पूर्ण होने के लिए कर्ता की आवश्यकता पड़ती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे वह पढ़ता है, बच्चा खेल रहा है, रमा रोती है, पक्षी आकाश में
उड़ रहा है। अब देखिए यहां वह करता है और उसके द्वारा पढ़ना क्रिया की जा रही है, यानी वो पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, ये उल्लेख हो रहा है। और पढ़ना क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म उपस्थित नहीं है। फिर उसके बाद में बच्चा कर्ता जिसके द्वारा खेलने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए ये अकर्मक है क्योंकि इसमें भी कर्म उपस्थित नहीं है। रमा रोती है, रोना क्रिया है, और यहाँ कर्ता रमा द्वारा रोया जा रहा है, इसलिए ये भी अकर्मक है। फिर अगला उदाहरण है पक्षी आकाश में उड़ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है हमें कि ये अकर्मक नहीं है, पर ये भी अकर्मक है क्योंकि पक्षी करता है और फिर उड़ना ये उसकी मुख्य क्रिया के रूप में है, और ये काल का बोध करवाने के कारण, क्रिया को पूर्ण करने के कारण, मुख्य क्रिया का सहायता करने के कारण रहा है, सहायक क्रिया है। और उसके बाद में यहाँ बच जाता है आकाश में। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ आकाश जो है वो कर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ कारक चिन्ह जो है वो पहचान करवा रहा है मैं पर पे किसमें होता है? अधिकरण। मैं पर पे अधिकरण कारक, यानी वह स्थान जहां पर क्रिया घटित हो रही है, वह स्थान जहां पर क्रिया घटित हो रही है उसका बोध कराया जा रहा है, इसलिए यह भी अकर्मक क्रिया है। अब हम बात कर रहे हैं अकर्मक क्रिया के भेदों की। विद्यार्थियों अकर्मक क्रिया जो है गति के आधार पर और अन्य आधार पर तीन प्रकार से पढ़ी जाती है। जैसे हमें सामान्य रूप में यहाँ पर अकर्मक क्रिया पढ़ ली, लेकिन अकर्मक क्रिया जो है उसके गति को लेकर दो भेद किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कर्ता गतिशील है तो वो गत्यार्थक हो जाएगी, और कर्ता अगर स्थिर है तो वो स्थिरार्थक हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें कर्ता गतिशील है, जैसे यहाँ पक्षी आकाश में उड़ रहा है, यानी पक्षी गतिशील है, यह गत्यार्थक अकर्मक क्रिया है। और जैसे रमा रोती है, यहाँ स्थिर है रमा, कर्ता स्थिर है, बच्चा सो रहा है, तो यहाँ पर सोना और बच्चा उसका कर्ता है, तो ये भी स्थिर है, स्थिरार्थक अकर्मक हो जाएगी। उसके पश्चात क्रिया आती है पूर्ण अकर्मक, जैसे जिसको कर्ता तक ही सीमित रखा जाता है वह पूर्ण अकर्मक, वह पढ़ता है। ये देखिए यहाँ पर ये पूर्ण अकर्मक है, इसको पूर्ण होने में कर्ता के अतिरिक्त और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका एक अन्य भेद आता है अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक अभी हमने पूर्ण अकर्मक की बात की, उसके बाद में अपूर्ण अकर्मक, इसमें वाक्य का कर्ता और क्रिया दोनों के होने पर भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें कर्ता से संबंध रखने वाला कोई क्रिया से पूर्ववर्ती पद लगाना पड़ता है, जिसके कारण वह वाक्य अर्थ देता है, अन्यथा अर्थ नहीं दे पाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर परिभाषा की, तो जिसको पूर्ण होने में, यानी कि क्रिया या वाक्य को पूर्ण होने में कर्ता से संबंध रखने वाला कोई पूर्व पद लगाना पड़ता है, क्रिया के पूर्ववर्ती पद जोड़ना पड़ता है, उससे वह पूर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझें, जैसे वह बीमार है, वह बीमार है, इस वाक्य में वह करता है और है यहाँ पर क्रिया की भूमिका काल का बोध करवाने के कारण है, पर यहाँ पर मुख्य क्रिया के संबंध में है। लेकिन अगर इसका लोप कर दिया जाए, कर्ता संबंध रखने वाला ये शब्द है, और इसका अगर लोप कर दिया जाए, वह है, वह क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए कर्ता से संबंध रखने वाला ये शब्द जोड़ दिया, वह बीमार है। मोहन ईमानदार है, तो यहाँ मोहन
ईमानदार है। यहाँ पर देखिए ईमानदार, इन शब्दों को हटाते हैं तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है और इन्हीं शब्दों के कारण ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया के रूप में आती है। अब अगला पार्ट आ रहा है जिसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।